नमस्कार साथियों, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद। आज का ये वीडियो एक बहुत ही गहन, गंभीर और महत्वपूर्ण विषय पर बनाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को देखने के बाद, सारी बातों को सुनने के बाद अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालकर, 5 या 10 मिनट का समय निकालकर एक बार इस विषय पर गंभीरता से चिंतन मनन जरूर करें। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि साथियों, यह विषय कहीं ना कहीं हमारे देश के संविधान से जुड़ा है, हमारे लोकतंत्र से जुड़ा है, हमारे हितों से जुड़ा हुआ है, भारत के प्रत्येक नागरिक से जुड़ा हुआ है, हमारे भविष्य से जुड़ा है, हमारे देश की एकता, अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप एक बार इस विषय पर गंभीरता से चिंतन मनन जरूर करें। साथियों, हम सभी जानते हैं कि इस वर्ष हमारे देश में लोकसभा चुनाव हुए, 18वें लोकसभा चुनाव संपन्न हुए। और अभी 4 जून 2024 को जो चुनाव का परिणाम आया, तो एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने बहुमत हासिल किया। नरेंद्र मोदी जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली अपने नए मंत्रिमंडल के साथ। और हम सभी जानते हैं कि मोदी सरकार, स्वयं नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी अपने कड़े और बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं। और चुनाव से पहले भी उन्होंने कहा था कि यह कार्यकाल बड़े और कड़े फैसलों के लिए समर्पित होगा, बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि जिस विषय पर आज हम बात करने वाले हैं, उस विषय पर भी चर्चा हो और उस विषय पर कड़े से कड़े कानून, नियम, प्रावधान बने। साथियों, जिस विषय की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है कि गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों का, राष्ट्रद्रोहियों का, देशद्रोहियों का संसद में प्रवेश रोका जाए। ऐसे लोगों को संसद में प्रवेश करने से रोका जाए, यह आज का हमारा मुख्य विषय है। और हम आशा करते हैं कि अपने इस कार्यकाल में मोदी सरकार, एनडीए गठबंधन, श्री नरेंद्र मोदी जी इस विषय पर कड़े फैसले लें, ताकि इन लोगों का, ऐसे दागी लोगों का, जैसे गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग हैं, इनका संसद में प्रवेश लेना रोका जाए। इस विषय पर चर्चा करते हैं। साथियों, हम सभी जानते हैं कि अभी जब चुनाव परिणाम आए तो बहुत सारे सीटों पर उलटफेर देखने को मिला, जहां पर कुछ लोगों ने सोचा कुछ और था और रिजल्ट कुछ और आया। लेकिन सबसे ज्यादा जो चौंकाने वाले मामले रहे वह 2 मामले रहे, 2 लोकसभा सीटों के रहे, जहां पर ऐसे लोग जीत गए जो जेल के अंदर बंद हैं, जो कहीं ना कहीं अलगाववादी हैं, भारत के भीतर रहकर भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं। टेरर फंडिंग जैसे मामले जिनके ऊपर दर्ज है, टेरर फंडिंग के केस में उनको अंदर किया गया, जेल भेजा गया, तिहाड़ जेल में बंद है, डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। ऐसे गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोग जेल के अंदर बैठकर चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। सबसे ज्यादा सोचने वाली बात है कि लोग आखिर क्या सोचकर इन लोगों को वोट दे रहे हैं, और कम अंतरों से भी नहीं, लगभग 2-2 लाख वोटों के अंदर से चुनाव जीत रहे हैं। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि आखिर किस ओर बढ़ चले हैं, क्या सोचकर ऐसे लोगों को वोट दिया जा रहा है। तो जिन 2 सीट की हम चर्चा करने वाले हैं, पहली है पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट, दूसरी है जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट। जहां पर पहले पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट थी तो अमृतपाल सिंह जीत गया। दूसरी वहां पर जो है, मैं जम्मू की बारामूला सीट की बात कर रहा हूं, वहां पर अब्दुल राशिद से जीत गया, जिसे कि इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि टेरर फंडिंग के मामले में जेल में बंद है। टेरर फंडिंग यानी कि आतंकियों को धन मुहैया कराना, आतंकवादियों को लोग सपोर्ट करते हैं सीधे तौर पर। ये लोग भी कहीं ना कहीं इसका मतलब से जुड़े हुए हैं। ये लोग भारत के भीतर रहकर भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन फिर भी लोग इन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, बंपर वोटों से चुनाव जिताकर संसद में भेज रहे हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है साथियों। पहले अगर पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट की बात करें, अमृतपाल सिंह, जिसका पूरा नाम अमृतपाल सिंह संधू है, 1993 का बॉर्न है। इसने भारत से ज्यादा समय विदेश में बिताया, दुबई में बिताया। 2022 में भारत आया और भारत आने के बाद इसने वारिस पंजाब दे नाम का एक संगठन बनाया, यानी कि पंजाब के वारिस, जहां पर ये युवाओं को जोड़ता है और खालिस्तान समर्थन, उन लोगों को खालिस्तान का समर्थन करने को कहता है, यानी कि भारत के भीतर रहकर एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग करना। ऐसे लोगों को ये क्या है? ये भारत को तोड़ने का काम नहीं है तो और क्या है? आप लोग यहीं का कार्य सब कुछ यहीं का कर रहे हो, उसका यहीं को तोड़ने की बात कर रहे हो। तो ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। एक और संगठन था इनका, AKF, आनंदपुर खालसा फोर्स, जहां पर ये लोग इलीगल वेपन्स को इकट्ठा करते थे, उनका भंडारण करते थे, उनके फौज बनाते थे, उनको इकट्ठा करते थे। साथ ही बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। उसके बाद चुनाव जीत रहे और इनने कुलबीर सिंह जीरा को, कांग्रेस प्रत्याशी, उसको 1,97,000 वोटों के अंतर से हरा दिया, लगभग इतने वोटों के अंदर हो गए। क्या सोचकर आखिर लोग इन्हें वोट दे रहे हैं? जेल के अंदर ये लोग बंद हैं, चुनाव प्रचार करने खुद नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी जनता इन्हें ऐसा समर्थन दे रही है, 2-2 लाख वोटों से जिता रही है। तो ये साथियों बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, हम सभी लोगों ने सबसे पर सोचना चाहिए। दूसरा साथियों, जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट, यहां पर अब्दुल राशिद शेख नाम का आदमी जीता, जिसे कि इंजीनियर राशिद के नाम से भी जाना जाता है। इसको टेरर फंडिंग के मामले में 2019 में एनआईए ने गिरफ्तार किया और वर्तमान में भी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। और वहीं जहां दूसरी ओर अमृतपाल सिंह संधू असम की डिब्रूगढ़ जेल में बंद है। ऐसे साथियों से संगीन मामले जिनके ऊपर चल रहे और ऐसे लोग जीत कर आ रहे हैं। और ये अब्दुल राशिद शेख भी 2 लाख वोटों के अंतर से जीता है, 2 लाख से ज्यादा ही वोटों से जीता है। इसने उमर अब्दुल्ला को हराया, जो आके पूर्व मुख्यमंत्री रहे हुए। ऐसे राजनीति के बड़े खिलाड़ी को लोग हरा दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इसने पहली बार ही चुनाव लड़ा हुआ, पहली बार में जीत गया। 2009 और 2014 में ये पहले भी लंगेट विधानसभा सीट से विधायक बन चुका है
और उसके बाद 2019 में से फिर से चुनाव लड़ा था, वो हार गया, उसके बाद अभी फिर से जीत गया। जेल के अंदर रहकर लोग चुनाव लड़ रहे हैं। इसके दोनों बेटों ने इसका चुनाव प्रचार संभाला था, अबरार राशिद और असरार राशिद। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है कि आखिर किशोर बढ़ में ऐसे लोगों को जिताना ये खुद ही के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा। ये लोग क्या मुद्दे उठाएंगे? जो लोग भारत विरोधी लोग हैं, भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा देने का काम है सीधे तौर पर। ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, हम सभी के लिए भी बहुत ज्यादा चिंता का विषय होना चाहिए। एक और जहां हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं, भारत के विश्वगुरु बनने की कल्पना करते हैं, हम कहते हैं कि भारत तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगा बड़ी, लेकिन फिर हम ऐसे लोगों को जिताकर भेज रहे हैं। बहुत ज्यादा शर्मनाक बात है, निंदनीय है, और हम सभी लोगों ने इस पर गंभीरता से चिंतन मनन करना चाहिए। इन सारी चीजों को देखकर साथियों कुछ एक सवाल मन में पैदा होता है कि आखिर कैसा संविधान है हमारा, और कानूनन इन लोगों पर कोई रोक क्यों नहीं है? जेल के भीतर रहकर लोग कैसे चुनाव लड़ लेते हैं? और हमारे संविधान में ऐसे कट्टरपंथी लोगों को रोकने के लिए क्यों नियम कानून नहीं बनाए गए, क्यों प्रावधान नहीं किए गए? अब क्या होगा साथियों? क्या इनको शपथ लेने से रोका जाएगा? क्या इनको संसदीय कार्रवाई में हिस्सा लेने से रोका जाएगा? क्या इनकी सदस्यता, इनका निर्वाचन रद्द किया जाएगा? क्या ये सारी चीजें तो अदालत तय करेगी? लेकिन ये बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है, जिसको प्रशासन, हमारा पुलिस, जिनको अपराधी मानता है, जनता की नजर में, जनता के दरबार में क्लीन चिट मिल जाती है। ये बहुत विडंबना की बात है, भारी विडंबना है साथियों। एक और जहां हम देखते हैं, अगर कोई आम आदमी के ऊपर, अगर हम देखें किसी आम आदमी के ऊपर अगर कोई मुकदमा चलता है तो उसे सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य मान लिया जाता है। वही जिनके ऊपर राष्ट्रद्रोह, भारत को तोड़ने की ऐसी शक्तियां, इन लोगों को सरकार चलाने का हिस्सा बना दिया जाता है, लोग सरकार में शामिल हो रहे हैं। ये बहुत ज्यादा सोचने की बात है। जिस प्रकार एक आम आदमी कोई मुकदमे के बाद सरकारी नौकरी के लिए अयोग्य हो जाता है, उसी तरह इन लोगों के जिनके ऊपर ऐसे गंभीर मुकदमे चल रहे, गंभीर आपराधिक मुकदमे, अपराध, आतंकवादियों को समर्थन देने जैसे मुकदमे चल रहे हैं, इन लोगों को बिल्कुल भी चुनावी प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। क्या करेंगे लोग? क्या भविष्य का होगा इन लोगों का? क्या मुद्दे उठाएंगे लोग? एक देश में रहकर उसको तोड़ने की बात करना बिल्कुल गलत है, निंदनीय है, और मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। हम केंद्र सरकार से उम्मीद है हमें कि वो लोग, जैसे वे लोग बड़े फैसलों के लिए जाने जाते हैं, इस विषय पर गंभीरता से वे लोग नियम कानून बनाएंगे और ऐसे लोगों को चुनाव लड़ने से रोकेंगे, संसद में शामिल होने से रोकेंगे, चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनने से लोगों ने रोकेंगे। साथियों, अगर आंकड़ों की बात करें, एडीआर की रिपोर्ट कहती है 2009 की तुलना में 2024 में 55% वृद्धि हुई है आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों की, जिनके ऊपर गंभीर और संगीन मामले दर्ज है। अगर इस बार जीतने वाले 251 लोग जो बागी दागी हैं, मतलब जिनके ऊपर से गंभीर मामले हैं, तो उसमें 170 लोगों के ऊपर गंभीर से गंभीर मुकदमे, किसी के ऊपर हत्या का मामला है, किसी के ऊपर अपहरण का, किसी के ऊपर लूट का, किसी के ऊपर बलात्कार का, महिलाओं के खिलाफ और साजिश के, ऐसे लोग संसद पहुंच रहे हैं। ये बहुत ज्यादा गलत बात है और बहुत ज्यादा सोचने की भी बात है कि आखिर किशोर बढ़ रहे हैं। आज ऐसे एकाध लोग हैं, अमृतपाल और राशि जैसे आधे एकाध लोग हैं, वह दिन दूर नहीं होगा अगर जल्द से जल्द इसमें नियम कानून नहीं बनाया गया सरकार के द्वारा, क्योंकि जब पूरी संसद, हमारे ज्यादातर लोग ऐसे होंगे और ऐसे लोग संसद में बैठेंगे, संसद की शोभा ऐसे लोग बढ़ाएंगे, तो ये बहुत ज्यादा गलत होगा। भारत विरोधी ताकतों को बिल्कुल खत्म कर दिया जाना चाहिए। हम वह लोग हैं जो सबसे पहले राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। हम नहीं, हमारा राष्ट्र पहले होना चाहिए, पहले हमारा देश होना चाहिए, उसके बाद हम लोग हैं। हम ऐसी भावना को मानने वाले लोग हैं। लेकिन लोग अगर ऐसे लोगों को जिता रहे तो बहुत ज्यादा गलत है और बहुत ज्यादा सोचने वाली बात है। साथ ही उसमें सरकार ने कड़े नियम कानून बनाए जाने चाहिए। जो लोग ऐसे गंभीर आपराधिक मामलों में संलिप्त है, जिनकी संलिप्तता की शंका भी है, उनको चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बनने देना चाहिए। और हमारे सारे सांसदों ने मिलकर इसमें आवाज बुलंद करनी चाहिए। और केवल सांसदों ने नहीं, हमारे देश की पूरी जनता ने एक मत होकर, एकजुट होकर, एक स्वर में आवाज बुलंद करनी होगी। तो ये बात मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी ने गंभीरता से सोचनी चाहिए और एक बार इस विषय पर आप गंभीरता से जरूर चिंतन मनन करें और अपनी प्रतिक्रिया भी अवश्य दें कि आखिर क्या होना चाहिए, सही है या गलत है। भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा देना बिल्कुल, मैं तो नहीं मानता कि कहीं पर भी सही है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। साथियों, आज का विषय था जिसको मैं आप सभी लोगों के बीच, क्योंकि जब मैंने आर्टिकल पढ़ा तो मुझे मतलब दुख हुआ बहुत, क्योंकि लोग क्या सोचकर इन्हें वोट दे रहे हैं, भारत विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। क्या करेंगे ये लोग उनके लिए, जो खुद जेल में बंद है, जो खुद बाहर नहीं आ सकते। अभी मैं देख रहा था, मैं आज अखबार पढ़ रहा था, अब्दुल राशिद से कोर्ट में कहता है कि मैं कोर्ट में अपनी याचिका दायर करता है, कहता है कि मुझे अवकाश चाहिए कि मैं शपथ ले सकूं। तो अदालत ने निर्णय करना है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी ये सारी सोचने वाली बातें हम सभी ने गंभीरता से, ताकि हमारा राष्ट्र आगे बढ़े, हम विकसित अर्थव्यवस्था बने, हमारे देश के युवाओं का भविष्य सुनहरा हो, हमारा देश आगे बढ़े, निरंतर नित नई ऊंचाइयों को छुए, तो इसमें सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। हम सभी लोगों ने इसमें आवाज बुलंद करनी होगी। जब इस विषय को पढ़ा था तो मुझे अंदर तक झकझोर दिया इस बात ने, क्योंकि क्या सोचकर लोग इन्हें वोट दे रहे हैं। तो तभी मैंने इस विषय को आज आप सभी लोगों के सम्मुख रखा, आपके साथ साझा किया। तो साथियों, आप अपनी राय अवश्य दें, प्रतिक्रिया अपनी दें और गंभीरता से एक बार इस विषय पर चिंतन मनन जरूर करें। और साथियों, इसी के साथ आज इस वीडियो के साथ साथ एक और बात मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ। लगातार अब ऐसे मुद्दों पर वीडियो बनाए जाते रहेंगे, समसामयिक विषयों पर जो मुद्दे लगातार हाल फिलहाल में चल रहे हैं। अभी मैं एक मुद्दा देख रहा था कि एनटीए, नेशनल टेस्ट एजेंसी, नीट वाला मामला चल रहा है। कुछ भी आ जा रहा है, मतलब कुछ भी हो जा रहा है। ऐसी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में मतलब इस तरह की गड़बड़ियां, बिल्कुल ये बहुत ज्यादा गलत बात है और ये सीधे तौर पर विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।
तो ये सारी चीजें मुझे लगता है सोचनी चाहिए साथियों। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और अपनी प्रतिक्रिया वस्तु एक बार गंभीरता से इस विषय पर चिंतन मनन जरूर करें, क्योंकि साथियों यह विषय कहीं ना कहीं हमारे भविष्य के साथ, हमारे देश के संविधान, हमारी लोकतंत्र, हमारी एकता, अखंडता और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है। तो इस बार अपनी राय जरूर दें और गंभीरता से एक बार इस विषय पर चिंतन मनन जरूर करें। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इंकलाब जिंदाबाद।